हेलो एवरीवन। ये घटना सार की क्लास 6 है। अभी तक हम क्लास 5 तक कंप्लीट करा चुके हैं और इसमें जो वन लाइनर हम कंप्लीट करा रहे हैं, अभी हमारे वन लाइनर ही चल रहे हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि हमने शुरुआत करी थी वन लाइनर से, ठीक है। और जब जब तक हमारे वन लाइनर ख़त्म नहीं हो जाते तब तक वो हम एक एक दिन में जो क्लास लेके आते हैं उसको लाने में समय भी लगेगा। और दूसरी चीज़ ये कि उसको ना थोड़ा हम कम भी लेके आएंगे एक क्लास में, कि कभी किसी क्लास में हम 1.5 पेज ही लेके आ रहे हैं, किसी क्लास में 2 ही पेज लेके आ रहे हैं, किसी में 2-3 पेज ही लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आएंगी। वो इसलिए क्योंकि हर प्रश्न पर जो वन लाइनर होता है, हर प्रश्न का मतलब हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है काफ़ी, और उसके लिए रिसर्च भी करना पड़ता है, ठीक। लेकिन जब हम इस मैगजीन को आगे एक्सपेंड करेंगे, आगे जब हम वन लाइनर से आगे बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमें उसमें एक्स्ट्रा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें हमें जो दिया गया होगा उसमें से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कंटेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, इस बार हमने क्या किया है कि पेज ही ले आए, वो इसलिए क्योंकि ये पेज थोड़े सही से प्रिंट दिखाई दे रहे थे इनके, और साफ साफ दिख भी रहा था, इसलिए हम पेज ही डायरेक्ट लेके आए, ठीक है। तो पहला ये है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी वन का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। क्या नाम है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब एक बार ना इसको देखो, ये है मिनी रत्न, ठीक है। इस पर एक दो बार सवाल आए हुए हैं कि मिनी रत्न का जो दर्जा है वो किस कंपनी को दिया जाता है, या जो महारत्न का दर्जा है वो किसको, या नवरत्न का दर्जा है वो किसको। तो एक बार देखो, ये जो रत्न तरीके का दिया जाता है ना किसी भी कंपनी को, इसमें आपने सुना होगा एक होता है मिनी रत्न। क्या होता है? एक होता है मिनी रत्न का दर्जा और एक होता है नवरत्न का दर्जा, ठीक है। ये एक होता है नवरत्न का दर्जा और तीसरा होता है एक महारत्न का दर्जा, महारत्न का दर्जा, ठीक है। ये आपने नाम सुने ही होंगे। लेकिन अब ये जो मिनी रत्न है और ये जो नवरत्न है, इन दोनों को जो दर्जा देना शुरू किया गया था वो 1997 में शुरू किया गया था, ठीक है। 1997 में। तो इसे कहा गया मिनी रत्न योजना और इसे कहा गया नवरत्न योजना, ठीक है। तो मिनी रत्न योजना या नवरत्न योजना कब शुरू की गई? तो इसका सन क्या होगा? 1997। वहीं अगर महारत्न की बात की जाए कि भाई महारत्न योजना कब शुरू की गई, यानी कि महारत्न का दर्जा कब से देना शुरू किया गया, तो ये देना शुरू किया गया था 2010 से, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी सी तो बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर करना और समझ लेते हैं। असल में अगर इसके अंतर को समझेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपको याद करने में भी, और इतना महत्वपूर्ण होगा भी नहीं। लेकिन मोटा मोटा अंतर हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम मिनी रत्न की बात करें, अगर हम मिनी रत्न की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 श्रेणियाँ बनती हैं। क्या? इसके अंतर्गत 2 श्रेणियाँ बनती हैं, और एक को कहा जाता है श्रेणी 1, श्रेणी 1, और वहीं दूसरी को कहा जाता है श्रेणी 2। क्या ये बात समझ में आई? जी हाँ, ये बात मुझे लग रहा है पूरी पूरी समझ में आ गई होगी कि मिनी रत्न के अंतर्गत जो कंपनियां होती हैं उनकी 2 श्रेणियां होती हैं। एक होती है श्रेणी 1 और एक होती है श्रेणी 2, ठीक ठीक है। अच्छा, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में कौन कौन सी कंपनियां होती हैं, चलो वो भी समझ लेते हैं। अगर श्रेणी 1 की हम बात करें तो उसके अंतर्गत आपको एक दो चीज़ें याद रखनी है। जैसे एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो कंपनी है उस कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ प्राप्त किया हो। लगातार लगातार लाभ प्राप्त किया, यानी कोई कंपनी है उसने पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ प्राप्त किया है, ठीक है। चलो ठीक है। दूसरी चीज़ एक और कि जिन 3 वर्षों में उस कंपनी ने लगातार लाभ प्राप्त किया है उनमें से किसी एक साल में, कोई सी भी एक साल हो, कोई सी भी एक साल, ठीक है, कोई एक साल में उस कंपनी ने कम से कम 30 करोड़ का प्रॉफिट प्राप्त किया हो, ठीक। क्या ये बात समझ में आई? यानी कि कोई कंपनी है और वो कंपनी पिछले 3 सालों से लगातार लाभ प्राप्त कर रही है, घाटा नहीं हुआ है, और उन 3 सालों में किसी एक साल उस कंपनी ने 30 करोड़ का कम से कम लाभ प्राप्त किया है, तो ऐसी कंपनी जो कहलाएगी, ऐसी कंपनी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऐसी कंपनी को मिनी रत्न के अंतर्गत श्रेणी 1 में रखा जा सकता है। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अगर हम श्रेणी 2 की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होगा? तो देखो, श्रेणी 2 के अंतर्गत एक तो पैरामीटर पहला वाला जो श्रेणी 1 के अंतर्गत दिया गया है कि 3 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो कंपनी ने। कितना? 3 वर्षों से, 3 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो, ठीक है। लगातार लाभ प्राप्त किया है कंपनी ने, एक तो पहला वाला पैरामीटर जो कि मिनी रत्न की श्रेणी 1 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। अब दूसरा एक और है, और वो दूसरा ये है कि देखो कोई भी कंपनी होती है उसकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें 2 चीज़ होती हैं। एक होती है एसेट, क्या होती है? एक होती है एसेट और दूसरी होती है लायबिलिटी, ठीक है।
एक होती है एसेट और दूसरी होती है लायबिलिटी। जैसे कि अगर कंपनी के पास कोई भी संपत्ति है वो एसेट के अंतर्गत आएगी, वहीं लायबिलिटी के अंतर्गत देखते हैं तो कर्जा वगैरह जैसी चीज़ें लायबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। तो ये कहा जाता है कि उस कंपनी के पास जो लायबिलिटी है वो कम होनी चाहिए और एसेट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम इसका टोटल नेट निकालें तो इस कंपनी के पास जो एसेट है वो पॉजिटिव में होनी चाहिए, यानी कि अगर एसेट होंगी तो ये कहा जाएगा जो बैलेंस शीट है उसकी सकारात्मक है, और अगर लायबिलिटी ज़्यादा होंगी तो कहा जाएगा नकारात्मक है। तो यानी कि उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है अगर वो सकारात्मक है तो हम उसे ये कहेंगे कि इस कंपनी की जो एसेट है वो ज़्यादा है, और ये हम समझ जाएंगे इस कंपनी पर जो कर्जा इतना नहीं है जितनी की इसकी संपत्ति है। ठीक है, तो अगर इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो सकारात्मक है, तो बैलेंस शीट अगर हम कहें बैलेंस शीट अगर सकारात्मक है, ये दो पैरामीटर पूरे कर रहे हैं, यानी कि 3 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त कर रही है और उसकी जो बैलेंस शीट है वो सकारात्मक है, तो हम कह सकते हैं कि मिनी रत्न के अंतर्गत इस कंपनी को श्रेणी 2 में रखा जा सकता है। क्या ये बात क्लियर हुई? जी हाँ, ये बात मुझे लग रहा है क्लियर हो चुकी है। अब बात आती है नवरत्न की। इधर देखिए, ये जो नवरत्न है, हमने मिनी रत्न को समझ लिया कि मिनी रत्न के अंतर्गत 2 श्रेणियाँ, श्रेणी 1 और श्रेणी 2, दोनों के हमने पैरामीटर को समझ लिया। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई। अब अगर हम सोचें कि भाई नवरत्न क्या है, तो इसमें भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसमें बस छोटा छोटा सा अंतर है। पहला तो ये कि कोई भी कंपनी मिनी रत्न के अंतर्गत श्रेणी 1 में होनी चाहिए। इसका पहला पैरामीटर यही है कि कंपनी मिनी रत्न के अंतर्गत श्रेणी 1 में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पैरामीटर हो गए सीधे सीधे। ठीक, पहला तो ये कि 3 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त कर रही हो, और दूसरा उसका किसी एक साल में 30 करोड़ से ज़्यादा लाभ हुआ हो, यानी कि ये पहला पैरामीटर कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा इसका पैरामीटर ये है कि इस कंपनी को पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में कम से कम 3 सालों में, यानी कि पिछले 5 सालों में हम देखा जाए तो उन 5 सालों में कम से कम 3 सालों में उसको या तो एक्सीलेंट की रेटिंग मिली हो, और या फिर वेरी गुड की रेटिंग मिली हो। ठीक है, वेरी गुड की रेटिंग मिली हो, यानी कि वो कंपनी को जो मैनेजिंग है, उसका जो वर्क है, उसको किस हिसाब से रेटिंग मिली हो, या तो एक्सीलेंट या फिर उसको वेरी गुड की रेटिंग मिली होगी, तो उस कंपनी को नवरत्न की श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक है, इसके कुछ और भी मानदंड हैं। ठीक है, उन मानदंडों में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं कि CPSE के अंतर्गत उसकी शेड्यूल A में होना चाहिए, और इसके अंतर्गत कुछ 6 मानदंड होते हैं जिसके आधार पर इसको रेटिंग दी जाती है। ये सब चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं वो। ठीक, आपको बस ये याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि नवरत्न के अंतर्गत कंपनी को आने के लिए मिनी रत्न के अंतर्गत श्रेणी 1 का हिस्सा होना जरूरी है। ठीक, इसमें कन्फ्यूजिंग के लिए हो सकता है मिनी रत्न के अंतर्गत श्रेणी 2 का हिस्सा होना जरूरी है, इस तरीके से रखें। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब ये महारत्न वाला मुद्दा है कि भाई महारत्न कंपनी श्रेणी को, किसी भी कंपनी को कब दर्जा दिया जाता है? ये दर्जा देना शुरू किया गया था 2010 से। ठीक, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। और अगर हम महारत्न के अंतर्गत देखें कि भाई उस कंपनी को क्या क्या होने चाहिए पैरामीटर, तो पहला पैरामीटर क्या है? तो पहला पैरामीटर ये है कि वो कंपनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त होनी चाहिए। लो भाई, पहला पैरामीटर क्या है कि वो कंपनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। देखा हमने कि नवरत्न के अंतर्गत क्या था कि मिनी रत्न के अंतर्गत श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। वहीं महारत्न की अगर हम बात करते हैं तो महारत्न के अंतर्गत क्या है कि नवरत्न के अंतर्गत वो कंपनी दर्ज होनी चाहिए, यानी उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, अगली बात क्या? अगली बात ये है कि वो कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, शेयर मार्केट में वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात क्या? उससे भी बड़ी बात ये कि सेबी एक रेशियो निर्धारित करती है। ठीक है, तो सेबी के रेशियो के अनुसार इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है, इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है ना, वो एक रेशियो, अब वो रेशियो कौन निर्धारित करेगा? वो सेबी करेगी। ठीक है, वो रेशियो कौन निर्धारित करेगा? सेबी करेगी। तो एक शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए? पब्लिक के पास होना चाहिए, यानी सामान्य लोगों के पास होना चाहिए। समझ में क्या आया? पहला कि इस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, ये कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा ये है कि रजिस्टर्ड तो है, लेकिन इसकी जो शेयर होल्डिंग है उसका एक रेशियो नॉर्मल लोगों के पास, सामान्य जनता के पास होना चाहिए। और वो रेशियो क्या होगा ये सेबी निर्धारित करेगी। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत 1-2 और पैरामीटर हैं, जैसे पिछले 3 वर्षों का अगर हम एनुअल एवरेज निकालें, पिछले 3 वर्षों का अगर हम एनुअल एवरेज निकालें, पिछले 3 वर्षों का एनुअल एवरेज निकालें, यानी कि वार्षिक एवरेज निकालें, तो उसका जो टर्नओवर है, टर्नओवर उसका कितना होना चाहिए? उसका 25,000 करोड़ का होना चाहिए। कितना? 25,000 करोड़ का होना चाहिए वार्षिक। लेकिन हम एवरेज निकालेंगे, यानी कि
अगर 3 वर्षों का हम निकाल रहे हैं तो 3 वर्षों का 75,000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? 3 वर्षों का 75,000 करोड़ से कम नहीं होगा, तभी हमारा 1 साल का कितना आएगा टर्नओवर, 25,000 करोड़। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और उसमें भी एक और है मानदंड, और वो मानदंड ये है कि पिछले 3 वर्षों का अगर हम एवरेज नेट प्रॉफिट निकालें, ये क्या था, ये था एनुअल टर्नओवर, ये टर्नओवर था 25,000 करोड़। लेकिन अगर हम पिछले 3 वर्षों का ही नेट प्रॉफिट निकालें, नेट प्रॉफिट निकालें, तो वो 5,000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर, लेकिन हम एवरेज रूप से निकालेंगे 3 वर्षों का, कम से कम 25,000 करोड़ होना चाहिए। और वहीं अगर हम उसका नेट प्रॉफिट देखें तो उसका कम से कम 5,000 करोड़ एनुअल प्रॉफिट होना ही चाहिए, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तब उस कंपनी को क्या किया जाएगा, उस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। क्या ये याद रखोगे? महारत्न वाले जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक, अब अगर हम और मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखना चाहें तो बस ये चीज़ देख सकते हैं कि महारत्न के अंतर्गत अभी कितनी कंपनियां हैं भारत में। तो महारत्न के अंतर्गत 13 कंपनियां हैं, और उसमें जो हाल ही की जो एक नई कंपनी जुड़ी है उसमें 13वीं, वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है उसका? ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। इस कंपनी की स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। अगला जो नवरत्न के अंतर्गत हम देखें तो इसके अंतर्गत टोटल 21 कंपनियां हैं। ठीक, और अगर हम मिनी रत्न के अंतर्गत देखते हैं तो मिनी रत्न के अंतर्गत हम श्रेणी वन में देखें, श्रेणी वन में देखते हैं तो श्रेणी वन के अंतर्गत लगभग 55 कंपनियां हैं। वहीं श्रेणी 2 के अंतर्गत देखते हैं तो लगभग 11 कंपनियां हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, क्या ये दिमाग में रखोगे? श्रेणी 2 के अंतर्गत कितनी है? श्रेणी 2 के अंतर्गत 11 कंपनियां हैं, श्रेणी वन के अंतर्गत 55 कंपनियां। ठीक, ये चीज़ मोटी मोटी आपको याद रखनी है। ठीक, अगला आ जाते हैं। अगला है कि रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? तो इसका उत्तर है $663.8 बिलियन। इतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन देख लीजिएगा एक बार। ठीक, अगला है कि मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग यानी TCM सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है। तो इसका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। अब यहाँ पर ना आपको देखने वाली बात यह है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX, ये असल में क्या है? बस एक बात समझ लो कि ये ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो बुलियन यानी कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, यानी कीमती धातुएं जो होती हैं ना, कीमती धातुएं, उनका लेन देन करते हैं, यानी कि उनकी खरीद फरोख्त होती है इस पर जा करके। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ठीक है, ये भारत का पहला है। कहाँ पर है ये? ये है गिफ्ट सिटी गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर है ये? गिफ्ट सिटी गुजरात में। चलो ठीक है, इतनी सी बात तो क्लियर हो गई। अब ये दूसरा चीज़ ये कि भाई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसको क्या किया गया है कि इसको ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया कि इस प्लेटफॉर्म पर जा करके पहली बात तो ये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेडिंग कर सकती है। किसका ट्रेडिंग कर सकती है? जो बुलियन है यानी कि जो महंगी धातुएं हैं उनका ट्रेडिंग कर सकती है। दूसरा क्लियरिंग, क्लियरिंग का मतलब ये हो गया कि देखो जब दो लोग यानी कि दो पक्ष जब लेन देन करते हैं सॉरी, मान के चलो A और B के बीच में लेन देन हो रहा है धातुओं का। ठीक है, तो हो सकता है इनके बीच में ट्रस्ट ना हो। ठीक, ट्रस्ट जैसी समस्या आती है तो इनके बीच में कोई एक मीडिएटर होना चाहिए जो कि ट्रस्ट जिस पे A को भी हो और B पर भी हो। तो ऐसे मीडिएटर की भूमिका जो निभाता है और जो मैनेज करता है इनका जो लेन देन है और उसका जो रेटिंग है जो मैनेज करता है, वो क्या कहा जाता है? वो क्लियरिंग सदस्य माना जाता है। तो वो क्लियरिंग सदस्य कौन हो गया? यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न केवल अपना ट्रेड कर सकती है बल्कि अपने खाता धारकों का और दूसरे लोग जो हैं जो इस पर ट्रस्ट करते हैं यानी कि मीडिएटर के रूप में भी ये यहाँ पर मैनेज करवा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो ठीक है। अब एक और चीज़ देख लो कि IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये चीज़ तो अभी बता ही दी थी। अगला देखो, अगला है कि जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका उत्तर है 6.6%। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसे। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है सिंगापुर। अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि जो FDI है, अब आपको FDI के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि FDI है क्या असल में। तो देखो FDI की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? FDI का मतलब होता है FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया FDI। वहीं इसके सिमिलर एक और होता है जिसे FPI बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है?
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब देखो, जब कोई कंपनी बाहर से आती है और यहाँ पर शेयर खरीदती है किसी कंपनी का, ठीक है, या कोई व्यक्ति आता है शेयर खरीदता है और वो उस कंपनी के टोटल जो टोकरी होती है, यानी टोटल जो शेयर होते हैं उसके अगर 10% से कम खरीदे तो वो हम उसे FPI कहते हैं, यानी कि वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कंपनी 10% से ज़्यादा खरीदे, 10% से ज़्यादा खरीदे तो उसको हम FDI कहते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इसके अलावा ना एक चीज़ और समझने वाली है कि अगर कोई व्यक्ति आता है FDI खरीदता है, यानी 10% से ज़्यादा खरीदता है, और उसके अंतर्गत भी दो चीज़ें होती हैं। क्या? एक होता है ग्रीन फील्ड FDI, वहीं दूसरा होता है ब्राउन फील्ड FDI। क्या होता है? ब्राउन फील्ड FDI। इसके अंतर्गत क्या होता है कि देखो, जैसे कोई कंपनी बाहर से आई और उसने पहले से ही एस्टेब्लिश्ड किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, उसके शेयर खरीद रही है, तो हम उसको ब्राउन फील्ड FDI कहेंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी बाहर से आई और उस कंपनी ने भारत में नई कंपनी स्थापित की, तो इससे क्या होगा? इससे एक तो रोजगार पैदा होंगे। क्या होगा? एक तो रोजगार पैदा होंगे, और दूसरी बात यह कि जब ये कंपनी बाहर से आई है तो कुछ मैनेजिंग टेक्निक लेके आएगी। क्या लेके आएगी? कुछ मैनेजिंग टेक्निक लेके आएगी, ठीक, मैनेजिंग टेक्निक लेके आएगी। और दूसरा ये कि ये कंपनी कुछ टेक्नोलॉजी लेकर के आएगी, ठीक, जो कि किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हो ये कंपनी, तो कुछ मैनेजिंग आइडियाज़ लेके आएगी, कुछ टेक्नोलॉजी लेके आएगी और फिर यहाँ पर रोजगार पैदा करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी FDI आता है उसे हम ग्रीन फील्ड FDI कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? चलो भाई, ये बात तो क्लियर हुई। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और समझने वाली हैं। पता है क्या? ये कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है सिंगापुर। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि सिंगापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर है नहीं। तो फिर कब से प्राप्त कर रहा है? तो अगर हम इसको सही से देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि 2017-18, कब? 2017-18 था जब भारत को सबसे ज़्यादा FDI मॉरिशस से प्राप्त हुआ था। कब? 2017-18 में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, 2017-18 में भारत को सबसे ज़्यादा जो FDI मिला था, इक्विटी FDI की बात चल रही है, याद रखिएगा, वो मॉरिशस से मिला था। ठीक है, ठीक है। 2017-18 के बाद में 2017-18 के बाद में 2000 क्या आएगा? 2018-19, ठीक। 2018-19 से लेके और 2023-24 तक लगातार सिंगापुर वो पहले स्थान पर रहा है भारत को प्राप्त FDI के मामले में। यानी 2018-19 से 2023-24 तक जो सभी देश भारत में FDI लेके आते हैं उनमें सिंगापुर का पहला स्थान रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक है। अब स्टेटमेंट अगर इस तरीके से आए कि सिंगापुर पिछले 5 साल से लगातार FDI इनफ्लो के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर बना हुआ है, तो इसको लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये कहेंगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और सिंगापुर पिछले 5 नहीं बल्कि 6 सालों से लगातार FDI इनफ्लो में भारत में पहले स्थान पर बना हुआ है। ठीक, ये बात क्लियर हुई? ठीक है भाई। अच्छा, एक दो पॉइंट इसके बारे में और याद रखिएगा। क्या क्या है वो ये है कि ठीक है भाई, सिंगापुर पहले स्थान पर तो बना हुआ है, ठीक है, पहले पर बना हुआ है। लेकिन क्या सिंगापुर से जो FDI इनफ्लो हुआ है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है? तो इसका उत्तर है नहीं भाई। देखो, इस बार सिंगापुर ने 11.77% जो टोटल 11.77 बिलियन डॉलर, क्या है? बिलियन डॉलर की FDI आई है सिंगापुर से। ठीक है, तो इसमें जो पिछले साल में आई थी उसकी अपेक्षाकृत 31.55% की कमी आई है। ये याद रखिएगा 2022-23 की तुलना में। ठीक, ये क्लियर हुई बात। दूसरी एक और बात याद रखिए कि अगर हम टोटल FDI देखें भारत में, इक्विटी FDI की बात चल रही है, तो वो कितनी आई है? 44.42 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और इनमें से 11.77 बिलियन डॉलर कहाँ से आई है? ये आई है सिंगापुर से। ठीक है, अगर हम देखें कि इसके अलावा किसका स्थान है, तो हम इसके, हाँ, एक और चीज़ कि सिंगापुर से घटोत्तरी हुई है, हमने देख लिया। लेकिन क्या और भी देशों से घटोत्तरी हुई है? जी हाँ, भारत में जिन जिन देशों से FDI आई है उनमें ज़्यादातर देशों से घटोत्तरी हुई है पिछले वर्षों की तुलना में, सिवाय 2 देशों के। एक है जापान, कौन सा है? एक है जापान और दूसरा है नीदरलैंड। ठीक है, एक है जापान और दूसरा है नीदरलैंड। ठीक, ये बात क्लियर होगी? ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अगर हम इसके ये देखें कि भाई 2023-24 में तो 44.42 बिलियन डॉलर FDI आई है, लेकिन अगर हम पिछले साल को देखें तो उस वक्त 46 बिलियन डॉलर FDI आई थी भारत में। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक,
और अगर हम देखें सबसे ज़्यादा एफडीआई के मामले में हमने देख ही लिया किसका स्थान है, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई के मामले में सिंगापुर का स्थान है ही। ठीक, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर कर ही ली। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये चीज़ जरूर दिमाग में रखिएगा कि जापान और नीदरलैंड को छोड़कर बाकी के लगभग सभी देशों से जो एफडीआई आई है उसमें घटोत्तरी ही हुई है। और जो 44.42 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई थी भारत में इस बार, जो पुराना 46 बिलियन डॉलर है, इसकी अपेक्षाकृत अगर हम इसको देखते हैं तो लगभग 3.5% की एफडीआई में घटोत्तरी हुई है। ठीक, भारत में जो एफडीआई आई है उसकी बात चल रही है। ठीक है, चलो अगला है कि वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में आरबीआई द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया, तो इसका उत्तर है जुपिटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि 4 मार्च 2024 को कहाँ पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो इसका उत्तर है हिसार, जो कि हरियाणा में। इसकी मतलब और थोड़ा सा एक्सपेंड करके आगे न्यूज़ दी हुई है, उसको हम पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अगला है कि हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है, तो इसका उत्तर है सेबी ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये यहाँ पर बगल में आपको आरबीआई डाल करके कंफ्यूज कर सकता है, जो कि नहीं है। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है, तो इसका उत्तर है 3 करोड़। कितना है? 3 करोड़। अच्छा, इसके बारे में ना आपको थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि देखो, बात है 2015 की। ठीक, 2015 की बात है जब एक पहल शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। क्या पहल का नाम क्या था? पहल का नाम था हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, क्या इस पहल को याद रखोगे? जी हाँ, बिल्कुल याद रखने वाली है। हाउसिंग फॉर ऑल पहल शुरू की गई। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या किया गया, 2015 की बात चल रही है, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि एक योजना शुरू की गई और इस योजना का नाम था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। याद रखिएगा, ग्रामीण नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। क्या है? शहरी। ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये कब शुरू की गई है? 2015 में शुरू की गई है। अगर हम डेट देखें तो इसकी डेट आती है 25 जून। क्या आती है? 25 जून 2015 में ये योजना शुरू की गई। किसके लिए? हाउसिंग फॉर ऑल पहल को जीवित करने के लिए, या हाउसिंग फॉर ऑल पहल के तहत घर प्रोवाइड कराने के लिए जो शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं, जिनके पास घर है नहीं। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिनमें लोग रहने के लिए बहुत कम रहते हैं, और कहीं कहीं पर झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को घर प्रोवाइड कराने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल पहल शुरू की गई और उसके तहत एक योजना शुरू की गई जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी नाम दिया गया, और ये योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट एक साल बाद, इसके ठीक एक साल बाद बात है 1 अप्रैल 2016 की। बात कब की है? 1 अप्रैल 2016 की। 1 अप्रैल 2016 को एक नई योजना को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। क्या ये बात क्लियर हुई? जी हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि भाई 2015 में कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, और वहीं एक साल बाद 1 अप्रैल 2016 को नई योजना शुरू की जा रही है और प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल यानी कि ग्रामीण। लेकिन ये जो नई योजना शुरू की गई है ये कोई नई योजना नहीं थी। क्या ये नई योजना थी? जी नहीं, ये नई योजना नहीं थी। फिर चलो थोड़ा सा और पहले जाते हैं। बात है 1985 की। कब की? 1985 की, जब राजीव गांधी सरकार में थे। इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए एक योजना शुरू की गई थी और इस योजना का नाम था इंदिरा आवास योजना। क्या था? इंदिरा आवास योजना। ठीक, यानी कि IAY। ठीक, अब ये जो 1 अप्रैल 2016 को जो प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल लाई गई, ये योजना यही इंदिरा आवास योजना थी, केवल इसका नामकरण कर दिया गया था। क्या? इस योजना का नामकरण कर दिया गया था और इंदिरा आवास योजना से नामकरण हटा करके इसका जो नामकरण किया गया वो किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, अब क्या हुआ? अब इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत उद्देश्य ये था कि 2022 तक हम सभी भारतीयों को जिनके पास घर नहीं है उनको घर प्रोवाइड करा देंगे।
लेकिन इसके तहत बहुत हमने काफ़ी परफॉर्म किया भी, जैसा कि इसमें दिया है कि वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया, ठीक है, और ऐसा ही ग्रामीण के अंतर्गत भी किया गया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोग कुछ ऐसे रह गए जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है अभी भी, ठीक है। इसलिए जो सरकार आई है तो मोदी 3.0 यानी कि मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल आया है उसमें नए घर आवास बनाने का जो है ये निर्णय लिया गया है। और जिसके तहत कितने आवास बनाने का निर्णय लिया गया है, इसके तहत 3 करोड़ नए आवास को निर्माण करने का जो है निर्णय लिया गया है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। इसका जो बैकग्राउंड मैंने बताया है उसको भी हल्का आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। अब चलो इससे आगे चलते हैं। अगला है कि जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? तो इसका उत्तर है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये याद रखिएगा मोतीलाल ओसवाल वाला नाम, ठीक। अगला है कि हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है मुंबई। ये भी दिमाग में रखना है, ठीक। अगला है कि जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो इसका उत्तर है फिलीपींस। अच्छा, ये गोल्डन राइस वाला जो मामला है इसको आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, ठीक। गोल्डन राइस का नाम तो सुना ही होगा आपने कई बार। ये असल में मामला है क्या कि किस मतलब न्यायालय ने असल में गोल्डन राइस पर ये रोक क्यों लगाई? तो देखो, पहले आपको 1-2 डाटा के बारे में पता होना चाहिए। क्या कि एक WHO का डाटा है। वो डाटा क्या है? वो डाटा ये है कि 6 से 59 महीने के बच्चों को अगर देखा जाए, 6 से 59 महीने के बच्चों में अगर देखा जाए तो लगभग 1/3 बच्चों में, कितने? 1/3 बच्चों में। और जो विटामिन ए है ना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी पाई जाती है। यानी 6 से 59 महीने के बच्चों में, 59 साल नहीं कह रहा हूँ, 6 से 59 महीने के बच्चों में 1/3 बच्चों में, 6 से 59 महीने के 1/3 बच्चों में विटामिन ए की कमी पाई जाती है। ये किसका डाटा है भाई? ये WHO का डाटा है, ठीक है। ये बात समझ में आई? ठीक है भाई। अच्छा, इसने एक और बात बोली। क्या बात बोली? इसने एक बात ये बोली कि जो साउथ एशिया की अगर हम बात करें ना, साउथ एशिया की बात करें तो ये जो कमी है वो 1/3 नहीं है तो कितनी है भाई? यहाँ पर 44% की कमी है। ये तो एवरेज था 1/3। अगर हम साउथ एशिया की बात करें, यानी कि जब भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया, कुछ ये देश जो है साउथ एशिया में आते हैं पाकिस्तान को मिला करके, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये देश, ठीक है। तो यहाँ पर 44% की कमी है, ठीक है। कितनी कमी है? जी हाँ, यहाँ पर 44% जो है विटामिन ए की कमी पाई जाती है इन देशों में, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या करा जाए? तो फिर अच्छा, इन्होंने एक और डाटा दिया था। इन्होंने एक तीसरा डाटा ये दिया था कि जो अफ्रीका रीजन है ना, जो सहारा रीजन है, तो सहारा की जो नीचे वाला रीजन है, यानी कि उप सहारा रीजन की बात की जाए, उप सहारा रीजन की बात करी जाए तो वहाँ पर 44 नहीं बल्कि 48% की कमी पाई जाती है। यानी कि समझ में आ रहा है? यानी कि लगभग आधे बच्चे विटामिन ए से कुपोषित हैं, ठीक है। ये तो बात क्लियर होगी। तो एक और चीज़ करी गई कि एक चावल होता है, जो चावल में अगर जीन एडिटिंग कर दिया जाए, ठीक है, और जीन एडिटिंग करने से उसमें क्या है कि बीटा कैरोटीन मिला दिया जाता है, ठीक। बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन ए का हिस्सा है, ठीक। बीटा कैरोटीन मिला दिया जाता है, और बीटा कैरोटीन मिला दिया जाता है, साथ ही इसमें आयरन और इसमें आयरन के अलावा जिंक, ठीक है, इनकी भी पूर्ति हो जाती है। इससे क्या होता है कि ये जो राइस है, इस राइस का जो कलर है हल्का सा येलो, यानी कि हल्का सा गोल्डन कलर हो जाता है इसके जीन में एडिटिंग करने से, ठीक है। और ये बीटा कैरोटीन, आयरन, जिंक ये सब मिलाने से क्या हो जाता है? हल्का सा गोल्डन कलर हो जाता है। इसलिए इस राइस को गोल्डन राइस कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई? जी हाँ, ये बात क्लियर हुई। और इसको मंजूरी भी दी गई कि भाई देखो, इतनी बड़ी समस्या है कि 1/3 बच्चों में अगर विटामिन ए की कमी है, एवरेज रूप से साउथ एशिया में 44% है और उपसहारा रीजन में 48% है, तो क्यों ना जो बीटा कैरोटीन मिलाकर के हमने जो गोल्डन राइस तैयार किया गया है, इस राइस को मंजूरी दी जाए कि बच्चों को खिलाया जाए, ताकि जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाए। भाई बात तो सही है, ठीक है। ऐसा ही किया गया। और ऐसा करने वाला कि भाई बीटा कैरो, ये जो गोल्डन राइस है, यानी जीन एडिटिंग के द्वारा जो बनाया गया राइस है, इसको मंजूरी देने वाला व्यावसायिक स्तर पर मंजूरी देने वाला अगर पहला देश कोई बना, तो मंजूरी देने वाला जो पहला देश था, वो पहला देश बना फिलीपींस। कौन बना? फिलीपींस। कब बना 2021 में। क्या ये कहानी समझ में आ चुकी है? जी हाँ भाई, इसमें से मैक्सिमम कहानी हमारे समझ में आ चुकी है। लेकिन एक समस्या आई यहाँ पर सामने। वो क्या समस्या आई कि इसको लेकर के ना कुछ लोग जो हैं वो कोर्ट में चले गए, ठीक।
भाई कोर्ट में क्यों गई? उन्होंने कुछ चीज़ें रखी। पहली चीज़ ये रखी कि भाई जो गोल्डन राइस अब हम जो बच्चों को खिलाएंगे, अपने बच्चों को, उस क्योंकि वो जीन एडिटिंग के थ्रू बनाए ये चावल, तो इसके द्वारा इनकी हेल्थ पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इनकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये अभी तक सिद्ध नहीं किया जा चुका है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, कोई डाउट नहीं, लेकिन वो नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सूक्ष्म मात्रा में होगा। लेकिन इनका जो तर्क था वो ये था कि भाई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सूक्ष्म मात्रा में पड़ेगा, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि सूक्ष्म मात्रा में ही पड़ेगा? क्या ये पूरी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं? तो इसको अभी प्रूवन हुआ नहीं है, इसका प्रूव अभी हुआ नहीं है। इसलिए इशू ये बना कि एक तो ये इशू बना, दूसरा एक और इशू बना भाई, दूसरा इशू ये बना कि जब आप जीन एडिटिंग के थ्रू चावल कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताएं, क्या इससे बायोडाइवर्सिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? ऐसी कुछ एक दो चीज़ों को लेकर के कोर्ट में जब केस पहुंचा, तो कोर्ट ने, जो फिलीपींस है, फिलीपींस के कोर्ट ने जो व्यावसायिक स्तर पर गोल्डन राइस को जो मंजूरी दी गई थी, उस पर रोक लगा दी है। क्या ये बात समझ में आई? जी हाँ, अब बात समझ में आ चुकी होगी। अब इस लाइन को पढ़ो, क्या लिखा है? जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी? तो उत्तर है फिलीपींस। अगर यहीं आ जाए कि किस देश ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को सबसे पहले मंजूरी दी थी, तो वो भी कौन सा होगा? वो भी फिलीपींस होगा, जिसने 2021 में मंजूरी दी थी। क्या ये बात क्लियर हुई? जी हाँ, ये बात मैक्सिमम क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ें। जी हाँ, अगला है कि जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है? तो इसका उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देख लीजिएगा एक बार, इतना खास महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा, ठीक। अगला है कि जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका उत्तर है सेबी। ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक। जून 2024 में मोबाइल सारथी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा, ठीक। अच्छा, आपको ना ये ज़रूर बताना है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। अगर कोई पूरी वीडियो देख रहा है आप में से और अगर यहाँ पर है तो ज़रूर निकालिएगा। अगर ऐसे नहीं पता तो इंटरनेट से निकालो, लेकिन कमेंट जरूर करो कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये चीज़ जरूर होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि लगाने के लिए आ जाता है भाई, सन दे देगा इधर और इधर देगा सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम, और फिर कहेगा इनको क्रमबद्ध रूप से लगाएं या फिर मिलान करें। वैसे आजकल क्रमबद्ध रूप से ज़्यादा आने लगा है, मिलान वाला थोड़ा सा कम पड़ता जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। बिल्कुल, अगला है कि इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? तो इसका उत्तर है 2030 तक। ये भी देख लीजिएगा। अगला है कि 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, क्या है? वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, कोड नहीं, ये कार्ड होगा, कार्ड पिक्सल लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? HDFC बैंक। अब पता है क्या है, अगर आए वही पिक्सल क्या है और उसमें ये ऑप्शन हो तो आपको ये चुनना है, और दूसरा क्या चुनना है? दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि भारत में किस बैंक ने पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो HDFC बैंक ने, ठीक है, याद रखना है। अगला क्या है? अगला है कि 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फ़ोनपे ने किस देश में UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा लॉन्च की है? तो इसका उत्तर है श्रीलंका। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है श्रीलंका, ठीक है, याद रखना है। अगला है कि अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है राकेश मोहन। बिल्कुल वन लाइनर है और एकदम से आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो गया 2.11 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा एक बार। अगला है कि गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर शुरू किया है? विजयपुर, मध्य प्रदेश में। वन लाइनर दिमाग में रखिएगा। अगला है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण है, ठीक। ये ट्रांसमिशन लाइन और ये 1460 भी याद रखना है, ठीक, और खास महत्वपूर्ण इसमें से है नहीं, ये बस फैक्ट याद रखना है। अगला है कि मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? तो इसका उत्तर है S&P ग्लोबल रेटिंग्स। क्या है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स, ठीक है। आगे देखो, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में $111 अरब धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है भारत।
ठीक है, ये रिपोर्ट याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार प्रश्न आया हुआ है और ये यूपी पीसीएस में ही नहीं बल्कि ये यूपीएससी में भी आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। थोड़ा सा 1-2 फैक्ट और इसके बारे में अगर देखना चाहें तो वो भी याद रखना है। जैसे कि अगर हम पहले पर देखें, फर्स्ट पर देखें तो क्या है भाई, वो तो पता है हमारा इंडिया है। ठीक, इंडिया यानी कि भारत है और मोटे तौर पर देखें तो लगभग 111 बिलियन डॉलर का इसने रिमिटेंस प्राप्त किया है। रिमिटेंस समझ रहे हो ना, जैसे हर देश के लोग अलग अलग देशों में जाते हैं काम करने, ऐसे ही भारतीय भी जाते हैं विदेशों में काम करने, और काम करने के दौरान वो क्या है कि कुछ डॉलर यानी कि पैसा भारत में भेजते हैं। ठीक है, तो ये जो पैसा आता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को रेमिटेंस बोलते हैं। तो ये अलग अलग देश, हर देश में ये लागू होता है। हर देश के लोग बाहर जाते हैं, पैसा कमा के अपने देश में भेजते हैं। तो ऐसे देशों में और सबसे उच्च स्थान पर कौन है, तो ऐसे देशों में सबसे उच्च स्थान पर है भारत। यानी भारतीय जो बाहर गए हैं उन्होंने अपने देश में सबसे ज़्यादा पैसा यानी कि 111 बिलियन डॉलर रुपए भेजे। दिमाग में रखिएगा, ये एफडीआई जो भारत में प्राप्त होता है ना, एफडीआई के अमाउंट से भी 2 गुना है लगभग। समझ में आ रहा है, एफडीआई के अमाउंट से भी 2 गुने से भी ज़्यादा है जो इक्विटी एफडीआई प्राप्त होता है भारत में। ठीक, याद रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। दूसरा अगर देखना चाहें कि भाई सेकंड नंबर पर कौन आता है, तो सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पर मैक्सिको आता है। ठीक है, कौन सा आता है, सेकंड नंबर पर मैक्सिको आता है। वहीं अगर हम थर्ड नंबर पर देखें तो थर्ड नंबर पर चाइना आता है। ठीक, पहले सेकंड नंबर पर चाइना आया करता था लेकिन मैक्सिको ने चाइना को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है, तो इसका उत्तर है चीन। जी हाँ, अगर हम 2023-24 में देखें तो जो भारत और चीन के बीच में अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडो चाइना जो ट्रेड हुआ है वो 118.4 बिलियन डॉलर का हुआ है। अच्छा, ये फैक्ट अभी याद करने वाला है। क्या है ये जो फैक्ट है ना, ये भाई याद करने वाला है। ऐसे फैक्ट आते हैं, वो क्यों इसके पीछे रीज़न भी है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड है ना वो 118.3 बिलियन डॉलर का है। यानी कि समझ रहे हो कि इंडो चाइना का जो ट्रेड है, भारत का जो सबसे बड़ा पार्टनर बन गया है ट्रेड में, वो चाइना बन गया है। उसका ट्रेड कितना है, 118.4 बिलियन डॉलर। वहीं यूएस का कितना है, 118.3 बिलियन डॉलर। तो इन दोनों का आपको अंतर रखना है, क्योंकि थोड़े से अंतर से, 0.1 के अंतर से आप देख पा रहे हैं कि यूएस को रिप्लेस करके चाइना पहला ट्रेड पार्टनर भारत का बन गया है। तो ऐसे में ये फैक्ट जो है, ये जो डाटा है, ये आपको याद करना बनता है। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। अच्छा, अगर हम देखें कि भाई चलो ठीक है, पहले पर तो भारत चाइना हो गया, दूसरे पर भाई ठीक है यूएस हो गया। भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है, तो अगर हम तीसरे पर देखें तो तीसरे पर होगा यूएई। अगर हम चौथे पर देखें तो चौथे पर होगा रूस। कौन होगा, रूस। और अगर हम पांचवें पर देखें तो पांचवें पर होगा सऊदी अरब। क्या होगा, सऊदी अरबिया। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर है सिक्योर आईओटी। ये आईओटी का मतलब समझते हो आप, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि आपके मान के चलो आपका मोबाइल है या आपकी वॉच है और उससे आपका फ्रिज से लेके आपके रूम की जो लाइट्स हैं सब कुछ कनेक्टेड है कि फ्रिज में अगर कोई सामान खत्म हो रहा है तो आपको आपके मोबाइल पर मैसेज मिलेगा। वहीं अगर आप रूम से बाहर जाते हैं तो आपके रूम की लाइट्स अपने आप से बंद हो जाएंगी, यानी कि जो चीज़ें हैं एसी वगैरह ऑफ हो जाएगी, आपके अंदर घुसते ही चालू हो जाएंगी ये सब। ठीक है, फ्रिज में और भी कोई सामान की कमी है तो वो भी मैसेज मिलेगा आपको। ठीक है, सामान फुल होगा उसका भी मैसेज मिलेगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको जो मिलती हैं ना मैसेज के थ्रू, ये सब जो चीज़ें हैं ऑटोमेशन पूरी तरीके से है, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए आपके लाइफ में, आपकी गाड़ी से लेके आपकी हर चीज़ का। ठीक है, बेडरूम से लेके आपके घर का हर चीज़ ऑटोमेटिक हो, वहाँ पर मशीनें आपको बताएं कि किस चीज़ की आपको आवश्यकता है और किस चीज़ की नहीं। इसको इंटरनेट ऑफ थिंग कहा जाता है। ठीक है, ये चिप होती है जिसको, जो चिप है, ये जो चिप है ये लगा करके ये आपको मतलब बताएगी कि कहाँ पर क्या चीज़ किस तरीके से काम करी जा रही है। ठीक, तो ये चिप किसने बनाई है, तो ये चिप बनाई है चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, चिप का नाम क्या है, सिक्योर आईओटी। ठीक, याद रखना है। अगला है कि हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर होगा बजाज फाइटर। ठीक है, इसका उत्तर है बजाज फाइटर। इतना कठिन कुछ है नहीं, याद रखना है। ठीक, वन लाइनर है। अगला क्या है, अगला है कि वह देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया है, तो इसका उत्तर है ब्रिटेन। ठीक है भाई।
अच्छा ये पता है, ये तो आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी ये चीज़, ठीक है। आपको पता है कि भारत के पास असल में टोटल सोना कितना है? शायद नहीं पता होगा, चलो देख लो एक बार। देखो, भारत के पास जो टोटल सोना है ना, अगर हम गोल्ड की बात करें तो भारत के पास टोटल गोल्ड कितना है? तो देखो भाई, भारत के पास टोटल गोल्ड है लगभग लगभग 822.1 टन। इसको कुछ कुछ लोग जो 1 टन है 0.9 टन भी कहते हैं, यानी कि 822.09 टन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 09 इसमें कुछ फर्क है नहीं, तो 822.1 टन को लगभग माना जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें से ना ज़्यादातर सोना तो भाई आरबीआई के अंडर में रहता ही रहता है, लेकिन इसमें से भी 413.8 टन सोना भारत ने विदेशों में रखा हुआ है। अच्छा, ये एक बात सोचने वाली कि भारत ने विदेशों में क्यों रखा है? जी हाँ, सिक्योरिटी के मामले में, कि यहाँ पर सिक्योर रहता है। फिर सवाल उठता है कि भारत में सिक्योर नहीं, नहीं भारत में भी सिक्योर है, लेकिन पता है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत जो सिक्योरिटी पर लगाएगा, सिक्योरिटी सोने के लिए, इस गोल्ड की रक्षा के लिए जो सिक्योरिटी लगाएगा, उससे सस्ती पड़ जाती है विदेशों की सिक्योरिटीज़, ठीक है, और सिक्योर भी बहुत तगड़ी होती है। और उसमें सिर्फ उसका रीज़न ये है कि उसमें सिर्फ भारत का सोना नहीं, उसमें कई देशों का सोना और कीमती चीज़ें जो है सिक्योरिटी के लिए रखी जाती हैं, इसलिए उनके लिए सिक्योरिटी सस्ती पड़ती है लेकिन अच्छी भी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि कई देशों से उनका कनेक्शन होता है। तो इसलिए भारत भी बाहर के देशों में, कई देशों में अपना सोना वगैरह रखते हैं, और भी सारे देश रखते हैं। तो उसमें से अगर देखा जाए तो 413.8 टन सोना विदेशों में रखा हुआ है भारत का, ठीक है। तो ये हाल ही में भारत ने 100 टन भारत में मंगाया था, ठीक है। तो ये दिखाता है कि भाई भारत जो है कैपेबल है सोना अपना जो है सही से सिक्योर करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी रखने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ गलत साइन नहीं है, ठीक साइन है, ठीक। अगर हम देखें कि भाई टोटल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके पास है, सबसे ज़्यादा अगर हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो आपको पता है गोल्ड की बहुत वैल्यू, बहुत कीमती धातु है। तो गोल्ड सबसे ज़्यादा किसके पास है? जी हाँ, बिल्कुल दिमाग में आया होगा आपकी, चाइना या यूएसए आया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो है यूएसए के पास में, ठीक है। यूएसए के पास में, जिसमें 8133.46 टन है, ठीक। ये चीज़ याद रखनी, ये जो यूएस की रैंक है वो फर्स्ट है। वहीं अगर भारत की रैंक जो है 822.1 टन के साथ में देखा जाए तो 9th रैंक है, ठीक है। पूरी दुनिया में भारत 9th रैंक पर है गोल्ड के स्टोर के मामले में, ठीक है। ये क्लियर हुई। चलो आगे देखते हैं। अगला है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहाँ पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? तो इसका उत्तर है चेन्नई में। बिल्कुल याद रखना ही आपको, ठीक है। राज्य भी याद रखना, राज्य कौन सा हो गया? राज्य हो गया तमिलनाडु, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप याद रखें चेन्नई, लेकिन वहाँ ऑप्शन में से आप चुनाव ही ना कर पाएँ, क्योंकि चेन्नई दिमाग में से निकल जाए और ऑप्शन में से आप चुनाव ना कर पाएँ। तो याद रखना है तमिलनाडु, ठीक है। अगला है कि अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा, जो कि जिसका योगदान 30% का है, इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। जी हाँ, बिल्कुल, इसको आपको दिमाग में रखना ही रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का अगर एक्सपोर्ट के मामले में देखा जाए तो पहले नंबर पर तमिलनाडु है, पहले पर तमिलनाडु है। वहीं अगर हम सेकंड पर देखें ना तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और वहीं अगर हम थर्ड पर देखते हैं तो थर्ड पर हम देखते हैं तो ये कर्नाटक है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो सेकंड वाला और थर्ड वाले दोनों का टोटल एक्सपोर्ट मिलकर भी फर्स्ट वाले के बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का और कर्नाटक का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो मिलाकर भी तमिलनाडु के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। तो अगर हमने देखी तो भाई ये चीज़ आपको हल्का सा ये दिमाग में रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जिसमें ज़्यादातर मोबाइल्स होते हैं उनमें पहले नंबर पर क्या है, तो पहले नंबर पर तमिलनाडु का भी कांचीपुरम एक डिस्ट्रिक्ट है, ये मान के चलिए कि लगभग 40% से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो केवल एक डिस्ट्रिक्ट से मतलब एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर ये चीज़ दिमाग में रखनी, पहले पर तमिलनाडु, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर कर्नाटक, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला है कि हाल ही में भारत का क्या है, अगला है भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो इसका उत्तर है पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में, ठीक है। इसकी एक बार लोकेशन आप लोग खुद देखिएगा। अगला है कि जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई की बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो इसका उत्तर है 70.47 लाख करोड़, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है पीछे वाला। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान कितनी है? तो 4.9% है। किसने बताई है? आईएलओ ने पूरे विश्व के लिए बताई है, ठीक है। अगला है कि अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन यानी कि एईओ का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। क्या है? रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। अगर हम इसमें देखें ना तो इकोनॉमिक ऑपरेटर की बात चल रही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑपरेटर का दर्जा किसी को कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? तो इसको इसलिए दिया जाता है ताकि जो आयात निर्यात होता है ना, जो प्रोडक्ट हैं, जैसे रत्न एवं आभूषण को दिया गया है,
किसके द्वारा दिया गया, पहले तो ये देख लो, तो ये दिया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। क्या, फाइनेंस या फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है, या मिनिस्ट्री के द्वारा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, ये बात क्लियर हुई। और दूसरी ये कि इससे ना जो आयात निर्यात होते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इसमें क्या होता है कि जो कार्गो हैंडलिंग वगैरह इन सब में जो टाइम टेकन होता है वो सब का टाइम रिड्यूस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, टाइम रिड्यूस कर दिया जाता है। यानी जैसे ही बंदरगाह पर आएगा, अगर रत्न एवं आभूषण से भरा हुआ कोई जो शिप, तो उसकी जो हैंडलिंग होगी, यानी कि उसको जल्दी, उसको प्रायोरिटी में रखा जाएगा, उसको जल्दी खिलाया जाए या उसको जल्दी से जो है उसको लादा जाए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो यानी कि जो उसका जो टाइम लगता है उसके जो आने जाने में और इन सब में जो है सहूलियत हो जाएगी और कम टाइम लगेगा, ठीक है। इसके अलावा बैंक वगैरह का जो हैंडलिंग होती है उसमें भी उसको मतलब एक सहायता दी जाती है, जैसे कि अगर उनको जो सिक्योरिटी है उसकी सिक्योरिटी में 50% की कमी कर दी जाती है, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी के लिए उनको जो जो चीज़ें का मानदंड फॉलो करना होता है उसका उसमें 50% की कमी कर दी जाती है, ठीक है, बैंक वगैरह से लोन वगैरह के लेने में, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रख दिया जाता है ताकि सहूलियत दे दी जाती है, ताकि ये जो क्षेत्र है इसमें इसको बढ़ावा दिया जा सके। कुल मिलाकर ये होता है इसका, ठीक। चलो तो ठीक है, आज की क्लास मुझे लग रहा है इतनी है। जी हाँ, ये इंग्लिश वालों के लिए है, इंग्लिश वालों के लिए जो भी हमने आगे पढ़ाया वो सब का सब पीछे इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट करके दे दिया है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले यहाँ से देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।